नमस्कार साथियों, आज हम मंथली टेस्ट 2022 11th बायो के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ जो पहला प्रश्न है वो क्या है, अपचायी तथा उपचायी क्रियाएं संयुक्त रूप से क्या कहलाती है। मतलब जब दोनों को जोड़ दिया जाता है तो वो क्या कहलाती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर एकदम सिंपल है, उपापचयी क्रियाएं कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन है, वर्गीकरण की दो पद्धतियां के नाम लिखिए। कि तो वर्गीकरण की दो पद्धति के नाम यहाँ पर है, द्विजगत वर्गीकरण मतलब जिसको दो भागों में बांटा गया है, और दूसरा है पांच जगत वर्गीकरण जिसको पांच भागों में बांटा गया है। इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है, लाइकेन किन दो जीवों की सहजीविता है। मतलब जीवित होने के लिए जरूरी है लाइकेन किसमें होता है, एक होता है कवक और दूसरा है शैवाल। तीसरा है, प्रोटिस्टा किन दो जीव समूहों के बीच की कड़ी है। तो प्रोटिस्टा जो है पादप और जंतु इन दोनों के बीच की कड़ी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटिस्टा जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो चूंकि ये दो भ्रूणीय अवस्था में या दो भ्रूणीय स्तरों में है, इसलिए इसको हम द्विस्तरीय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संघ जंतु जगत का सबसे छोटा संघ है। तो सबसे छोटा जो संघ है जंतु जगत का वो कहलाता है पोरीफेरा, उसे हम पोरीफेरा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की दृष्टि से स्थल पर उगने वाले संवहनी ऊतक वाले पादप समूह कौन सा है। जिनमें संवहनी ऊतक पाए जाते हैं ऐसे पादप समूह कौन से हैं जिनका विकास की दृष्टि से देखा जाता है जो कि स्थल पर ही हैं। तो आंसर है टेरिडोफाइट्स। जो संवहनी ऊतक पाए जाते हैं वो क्या है यहाँ पर टेरिडोफाइट्स हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस जगत के जीवों में खंडी भवन पाया जाता है। किस जगत के जीवों में खंडी भवन पाया जाता है। तो एकदम सिंपल सा आंसर है एनिलिडा आर्थ्रोपोडा। एनिलिडा आर्थ्रोपोडा। आइए देखते हैं इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, द्विखंडन क्या है। अमीबा में द्विखंडन का नामांकित चित्र बनाइए। तो द्विखंडन नाम से स्पष्ट है, दो खंडों में विभाजित करना ही क्या कहलाएगा, द्विखंडन कहलाएगा। हमको अमीबा में इसको बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, द्विविखंडन अलैंगिक जनन की विधि है। अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसमें कोशिका समसूत्री विभाजन मतलब खुद ही विभाजन द्वारा क्या हो जाते हैं, दो बराबर आमाप वाली संतति कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। मतलब एक ही भाग जो है टूट करके समसूत्री विभाजन द्वारा क्या हो जाती है, दो भाग में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है सामान्य प्रोटिस्टा, अमीबा। अब चूंकि हमको बोला गया है कि आपको अमीबा के द्विखंडन का नामांकित चित्र बनाना है और उसके नाम से हमने यहाँ पर अमीबा के द्विखंडन का चित्र भी यहाँ पर प्रदर्शित किया है। तो मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, अमीबा है। अब ये अमीबा का क्या कहलाएगा, केंद्रक। यही अमीबा का जो केंद्रक है ये जब समसूत्री विभाजन होता है तो यहाँ पर क्या करता है, डंबल के आकार का ये जो केंद्रक है वो कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये डंबल के आकार का जो केंद्रक है ये आगे जाकर के इस प्रकार से दो भागों में टूट जाता है और इस प्रकार से यहाँ पर एक छोटे से के माध्यम से जुड़ा होता है। इसको कहते हैं हम अनुजात केंद्रक। और ये अनुजात केंद्रक बाद में अलग होकर के इस प्रकार से संरचना बनाते हैं जो कहलाता है अनुजात अमीबा। मतलब एक ही केंद्रक के जो अमीबा है वो टूट करके द्विविखंडन की प्रक्रिया द्वारा दो अमीबा में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, एंजियोस्पर्म तथा जिम्नोस्पर्म में कोई चार अंतर लिखिए। तो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में चार अंतर। तो एंजियोस्पर्म को हिंदी में बोला जाता है आवृत बीजी और जिम्नोस्पर्म को बोला जाता है अनावृत बीजी। तो इन दोनों में चार अंतर हमको बोला गया है। तो पहले देखिए एकदम सिंपल है, आवृत बीजी या एंजियोस्पर्म में क्या होता है, पुष्प उपस्थित होते हैं जबकि इसमें पुष्प उपस्थित नहीं होते।
जनन अंग पुष्प में बनते हैं, जो आवृत बीज है या एंजियोस्पर्म है उसमें क्या बनते हैं, जनन अंग बनते हैं, जबकि इसमें जनन अंग जो है कहाँ बनते हैं, शंकु में बनते हैं या जनशंकु में उत्पन्न होते हैं। तीसरा है इसमें जाइलम और वेसल्स पाए जाते हैं, जाइलम वेसल्स पाए जाते हैं, जबकि इसमें जाइलम वेसल्स नहीं पाए जाते। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, बीजांड के चारों ओर अंडाशय भित्ति पाई जाती है, मतलब जो अंडाशय है उसमें क्या पाया जाता है, भित्ति भी पाया जाता है। जबकि इसमें क्या होता है, बीजांड जो है क्या होते हैं, नग्न अवस्था में होते हैं। अब नग्न अवस्था में है मतलब सीधी बात है कि इसमें भित्ति नहीं पाई जाती, वही लिखा गया है, अर्थात इसके चारों ओर अंडाशय भित्ति नहीं पाई जाती। और लास्ट इसमें हमने एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिखा है, आर्किगानिया नहीं पाए जाते, तो इसमें आर्किगानिया नहीं पाए जाते, जबकि जिम्नोस्पर्म में आर्किगानिया पाए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, वनस्पति उद्यान एक खुली प्रयोगशाला है। वनस्पति उद्यान मतलब जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं वो क्या है, एक खुली प्रयोगशाला है। अब ये तथ्य की पुष्टि करते हुए आपको क्या करना है कि नहीं, 4 प्रमुख वानस्पतिक उद्यान के बारे में व्याख्या करना है। तो 4 नाम बताने हैं और आपको ये भी बताना है कि वनस्पति उद्यान जो है खुली प्रयोगशाला कैसे है। तो आइए इसके आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर क्या है, वनस्पति उद्यान मानव द्वारा स्थापित ऐसे प्राकृतिक स्थल होते हैं जहां पर पौधों को जीवित अवस्था में रखा जाता है। देखिए प्रयोगशाला जब भी किया जाता है तो वहां पर पौधों को क्या किया जाता है, प्लांटेशन या एक कांच की बर्तनों में पैक कर दिया जाता है और वहाँ पर कागज़ के माध्यम से उसके नामकरण होते हैं, लेकिन उससे हम पूर्ण जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। तो उसी के यहाँ पर बताया जाता है कि वनस्पति उद्यान क्या होता है, मानव द्वारा स्थापित ऐसे स्थल होते हैं या प्राकृतिक स्थल होते हैं जहाँ पर हम क्या करते हैं, पौधों को जीवित अवस्था में रखते हैं। यहाँ पर पौधों की विभिन्न प्रजातियों का समुचित प्रबंध किया जाता है, मतलब कितने प्रकार के पौधे होते हैं उन सब का क्या किया जाता है, यहाँ पर प्रबंध किया जाता है। साथ ही वनस्पति उद्यान जीवित पौधों का खुला संग्रह होता है, मतलब यहाँ पर सभी पौधों को क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है, जिनमें विभिन्न प्रकार की पौधों की मूलभूत जानकारियाँ प्राप्त होती है। जब वहाँ पर पौधे होंगे और उनके बारे में संपूर्ण जानकारियाँ वहीं पर ही प्राप्त होगी। वनस्पति उद्यान पौधों का संग्रहालय होने के साथ साथ पौधों के अध्ययन हेतु उनके निर्जीव प्रतिरूपों के अध्ययन से ही पौधों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती, जिसके कारण उनके जीवित प्रतिरूपों को विशिष्ट स्थानों पर विकसित करने की आवश्यकता महसूस की गई। तो एक ही जगह पर हमको संपूर्ण जानकारी मिले, इसके लिए वहाँ पर क्या किया जाता है, एक संग्रहालय बनाया जाता है, वहाँ पर पौधों को जीवित अवस्था में रखा जाता है और संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए वहाँ पर विशिष्ट लोग होते हैं और उनके पौधों के विभिन्न भागों के नामकरण भी वहाँ उपस्थित होते हैं। उनके किस प्रकार से उसको विकसित किया जा रहा है, कि उन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी वहाँ पर प्राप्त हो जाती है। और ये सभी जानकारी वहाँ प्राप्त होने की वजह से ही उनको या उस स्थान को या उस विशिष्ट स्थान को क्या बोला गया है, वानस्पतिक उद्यान कहा जाता है। तो ये एक खुली प्रयोगशाला ही के रूप में हुआ, क्योंकि हमको समस्त चीज़ों के बारे में जानकारी वहाँ से ही प्राप्त हो रहा है। अब इसके साथ में इसमें बोला गया है कि 4 प्रमुख वानस्पतिक उद्यान के नाम भी बताना है। तो सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट है रॉयल बॉटनिकल गार्डन, जो कि कहाँ है, एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में है। यह सबसे प्राचीन वनस्पति उद्यान है और यहाँ क्या है, मुख्यतः सुंदर पुष्पों वाले रोडोडेंड्रॉन के लिए प्रसिद्ध है, मतलब यहाँ पर रोडोडेंड्रॉन नामक पौधे जो हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर पुष्प होते हैं और सभी चीज़ों के बारे में इनसे संबंधित जानकारी वहाँ पर प्राप्त होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो है दूसरा पॉइंट इसमें नेशनल बॉटनिकल गार्डन, जो कि कहाँ है, लखनऊ में है। और इस गार्डन में क्या रखा गया है, फर्न हाउस है, पाग हाउस है, कैक्टस हाउस है, शोभाकार पौधों का विशाल संग्रह है। यहाँ पर जितने भी इस प्रकार के पौधे हैं उन सबको रखा गया है और उनसे संपूर्ण जानकारी वहाँ पर प्राप्त होती है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है यहाँ पर वनस्पतिक उद्यान सागर विश्वविद्यालय। तो तीसरा है वनस्पतिक उद्यान कहाँ, सागर, जो कि वहाँ के विश्वविद्यालय सागर में ही रखा गया है। और इस उद्यान में रॉल्फिया, सर्पेंटाइना, टेट्राफाइला, रूटा, बैकोपा, अशोक और तुलसी की बहुत सारी प्रजातियों का वहाँ पर संग्रह किया गया है। और लास्ट पॉइंट है यहाँ वन अनुसंधान संस्थान वनस्पतिक
उद्यान, जो कि कहाँ है, देहरादून में है। और इस उद्यान में क्या किया गया है, 3 लाख पादप प्रतिरूप प्रजातियों को रखा गया है। यहाँ पर फर्म का भी विशाल संग्रह है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, R.H. व्हिटेकर द्वारा दिए गए वर्गीकरण पद्धति कौन सी है। मतलब इन्होंने किस प्रकार का वर्गीकरण बताया गया है, इस पद्धति की व्याख्या कीजिए। तो जो भी उन्होंने वर्गीकरण किया है उसकी आपको यहाँ पर क्या करना है, व्याख्या करना है। तो एकदम सिंपल सा है। देखिए सबसे पहले क्या बोला गया है, R.H. व्हिटेकर ने क्या किया है, 5 जगत वर्गीकरण दिया गया है। अब 5 जगत कौन कौन से हैं, तो पहला पॉइंट है जगत मोनेरा। तो जगत मोनेरा ऐसा क्या चीज़ पाया जाता है, तो उसके बारे में हमने यहाँ पर महत्वपूर्ण लक्षणों के बारे में वर्णन किया है। तो सबसे पहले ये क्या है, जगत मोनेरा जो है ये बहुत ही सूक्ष्म जीव हैं। ये एक कोशिकीय होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, इनकी कोशिका वाले जीव हैं, मतलब एक कोशिकीय जीव वाले होते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते, मतलब इसमें 2 झिल्ली वाले कोशिकाएं नहीं होती है। अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन मतलब इनके लिए जनन की कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। स्वपोषी एवं विषम पोषी दोनों हो सकते हैं, मतलब ये स्वयं के द्वारा भी पोषण प्राप्त कर सकते हैं और दूसरों से लेकर भी प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके उदाहरण क्या क्या हैं, तो उदाहरण के रूप में है राइजोबियम, नाइट्रोबैक्टर और जीवाणु, ये इसके उदाहरण है। तो ये हुआ पहला पॉइंट जगत मोनेरा। दूसरा क्या है यहाँ पर, जगत प्रोटिस्टा है। तो जगत प्रोटिस्टा के भी महत्वपूर्ण लक्षण कौन कौन से हैं, ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जैसे कि पहला पॉइंट है, ये जीव एक कोशिकीय होते हैं। तो एक कोशिकी ये भी है और एक कोशिकी ये भी है, लेकिन ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक नहीं होते, जबकि ये क्या था, प्रोकैरियोटिक होता था। दूसरा पॉइंट यहाँ क्या है, यूकैरियोटिक होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक नहीं है। तो ये कौन से हैं, यूकैरियोटिक के अंतर्गत आएंगे। इसमें विकसित केंद्रक पाए जाते हैं, द्विझिल्ली युक्त कोशिकाएं पाई जाती है। फिर ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों हो सकते हैं। इनमें भी लैंगिक तथा अलैंगिक जनन होता है, मतलब ये दोनों प्रकार के जनन कर सकते हैं। अब इसके उदाहरण आपको बताया गया है, अमीबा और पैरामीशियम, ये दोनों इसके उदाहरण हैं। तीसरा पॉइंट है जगत फंजाई। तो जगत फंजाई के भी महत्वपूर्ण लक्षण क्या क्या हैं, तो यहाँ पर हमने बताया है ये यूकैरियोटिक होते हैं और बहुकोशिकीय होते हैं। एक कोशिका न होकर ये क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। और इनकी शरीर जो है क्या होती है, सुकाए के अनगिनत धागे के समान तंतुओं से बना होता है। मतलब इसमें के जो शरीर है वो बहुत सारे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं, जो कि धागे के समान होते हैं, और जिन्हें हम क्या बोलते हैं, माइसीलियस कहते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब इसमें कोशिका भित्ति पाई जाने लगी। चौथा है लवक नहीं पाया जाता, इसमें लवक नहीं पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, दूसरे जीवों से अपना पोषण अवशोषण द्वारा प्राप्त करते हैं, मतलब ये परपोषी भी हैं। और इसका लास्ट जो उदाहरण है वो क्या है, राइजोपस, म्यूकस और यीस्ट, ये तीनों इसके उदाहरण हैं। इसके बाद इसके जो नेक्स्ट पॉइंट है चौथा, वो क्या है, जगत प्लांटी। तो चौथा पॉइंट है जगत प्लांटी। इसके भी महत्वपूर्ण लक्षण क्या क्या है वो हमने लिखा है। तो बहुकोशिकीय व स्वपोषी, ये बहुकोशिकीय भी है, स्वपोषी भी है, यूकैरियोटिक भी है, ये तीनों होते हैं। फिर कोशिका के चारों तरफ इसमें पाया जाता है सेल्यूलोज की सेल वॉल। तो इसमें सेल की दीवारें पाई जाती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। फिर कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, इसमें लवक पाया जाता है। इससे पहले वाले में लवक नहीं पाया जाता था। ये भी लैंगिक और अलैंगिक दोनों जनन होता है। कुछ पौधे इसमें से क्या होते हैं, विषमपोषी होते हैं। अब कौन सा पौधा विषमपोषी होता है, ये नाम बता दिया गया है। कशकुटा नामक पौधा जो है वो विषमपोषी होता है। कुछ उदाहरण, अब उदाहरण के अंतर्गत सभी शैवाल जो हैं, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, अनावृत बीजी और आवृत बीजी, जो आपने देखा उधर एंजियोस्पर्म और स्पर्म के रूप में, जिम्नोस्पर्म के रूप में। अब इसका जो पांचवा पॉइंट है वो क्या है, जगत एनीमेलिया है। इसके भी महत्वपूर्ण लक्षण क्या क्या होते हैं, ये भी बहुकोशिकीय होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं और ये विषमपोषी होते हैं। फिर इसके भी सेल में क्या होते हैं, सेल वॉल, सॉरी इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता। गति में ये क्या होते हैं, प्रचलन होता है। और प्राणी समभोजी पोषण होता है, मतलब सम पोषण के
भाग इसमें होते हैं निम्न श्रेणी के जो जीव होते हैं उनको छोड़कर सभी जीव क्या होते हैं, इसमें लैंगिक जनन करते हैं। जो निम्न श्रेणी के हैं उनको छोड़कर बाकी सभी क्या करते हैं, लैंगिक जनन करते हैं। अब इसके भी उदाहरण आपको बता दिया गया है, अकशेरुकी एवं कशेरुकी जीव। ये हुआ आपका जिस CGPSE का मॉडल मंथली टेस्ट का एग्ज़ाम। यदि आपको ये वीडियो समझ में आया अच्छे से तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।